नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोयसवसाहुणं एसो पंच नमो कार सर्व पाव प्रणास्नो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम्। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी से सादर जय जिनेंद्र। आप ब्रदर जय जिनेंद्र। लोगों के कोई डाउट्स रहे तो वो क्लियर कर लेते हैं। और इससे पहले अगर कोई टॉपिक समझाने का लग रहा है आपको कि ये टॉपिक पूरा ही समझाना है, तो पहले उसको देख लेंगे। तो पहले कोई टॉपिक वाले हैं क्या कि जिनको ये पूरा टॉपिक समझना है? ठीक है, तो एक के बाद एक आप लोग डाउट्स ले लीजिए। सत्ता पहला डाउट है सत्ता कि का थोड़ा बताना था ना। जय जिनेंद्र। अंतर का भी बताइएगा ना। अंतर में थोड़ा सा डाउट है। अंतर में क्या डाउट है आपका? डाउट ले लेते हैं, क्योंकि अंतर्द्वंद हमने उस दिन देख रहे थे। अंतर में पहला गुण स्थान जो दिया है हाँ उसका जघन्य अंतर, हाँ और तीसरे का जो जघन्य अंतर दिया है तीसरे गुण स्थान का, हाँ। वर्ड सेम है लेकिन बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। ये डिफरेंस पूर्व में दिया है इसमें, और इसमें दिया है कि एक मुहूर्त में वापस नहीं आ सकता है। इसमें दिया नहीं आ सकता है। दोनों को अंतर नोट लिया है, इससे समझ थोड़ा सा कंफ्यूज हो एक रहा ही था इसलिए। बनाए खाइन जाओ। कोई भी जीव तीसरे गुण स्थान में अन्य गुण स्थान में जाए तो अंतर्मुठ से पूर्व पुनः प्राप्त नहीं कर सकता। फर्स्ट में क्या हाँ, बोला है कि जाकर अंतर्मुठ में पहले में आ सकता है? क्या फायदा है दोनों में? तो बोलना अंतर्मुहूर्त में एक ही पहले चाह रहे वापस हैं। नहीं आ सकता। बात वही है कि अंतर्मुहूर्त के पहले वापस नहीं आ सकता, मतलब कम से कम अंतर्मुहूर्त समय के लिए उसको रहना ही पड़ेगा दूसरे गुण स्थानों में, अगर वो हाँ तीसरे में वापस आ रहा है तो। हाँ। क्योंकि तीसरे तीसरे से जाने वाला कहाँ कहाँ जा सकता है? पहले में जाएगा तो भी पहले अंतर्मुहूर्त में और रहना चौथे पड़ेगा, में। चौथे में जाएगा तो भी अंतर्मुहूर्त रहना पड़ेगा। तो वापिस आने के लिए उसको पहले चौथे किसी में भी जाए, उसको वापिस आने के लिए अंतर्मुहूर्त का अंतर रखना ही पड़ेगा। ठीक है। मैम ऐसे और मिथ्या इसमें अंतर्मुहूर्त से पहले वापस नहीं आएगा, इसलिए तीसरे का जघन्य अंतर्मुहूर्त दे दिया है ना? जघन्य अंतर, जघन्य अंतर, अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त। अंतर में बस इतना ही और समझना इसमें कि दिया है अंतर अंतर्मुहूर्त में मतलब, वापस आ जाएगा। हाँ तो वापस आ सकता है, पहले मतलब भी में वही दिया है बात कि है। अंतर्मुहूर्त वापस आ सकता है, हाँ उसमें भी वही बात बोल इसमें रहे हैं कि वापस नहीं आ अंतर्मुहूर्त। सकता। एक ही दिन आए खाइन जाओ। एक बार सुनिए। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अंतर्मुहूर्त के पुनः अंतर्मुहूर्त में पुनः पहले गुण स्थान में आ सकता है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अंतर्मुहूर्त से पूर्व नहीं आ सकता। हाँ यहाँ बोल रहे हैं अंतर्मुहूर्त में आ सकता है। तो हाँ, बात इसीलिए वही है कि इसके अलावा भी अंतर्मुहूर्त रहना पड़ेगा और इस वाले में भी इसके अलावा अंतर्मुहूर्त रहना पड़ेगा। तो अंतर्मुहूर्त में वापस आ सकता है और अंतर्मुहूर्त के पहले वापस नहीं आ सकता, बात एक ही है। क्लियर हुआ? सेकंड ये गुण वर्ड स्थान का भी समझा देंगे। सेकंड गुण स्थान का उत्कृष्ट तो एकदम सिंपल सा है कि देशन और अद्भुत परावर्तन काल, मतलब वो शुक्ल पाक्षिक बना, शुक्ल पाक्षिक बनते से ही उसने शुक्ल पाक्षिक बनते से ही उसने सेकंड गुण स्थान को प्राप्त किया। और सेकंड गुण स्थान को प्राप्त करने के पश्चात उसने अपने पूरे संसार काल में सेकंड गुण स्थान को प्राप्त नहीं किया। और कब किया? तो लास्ट में उसने, जब वो मोक्ष जाना है उसके अंतर मुहूर्त पहले मोक्ष जाना है, मोक्ष जाने के पहले वो शपथ श्रेणी आरोहण करता है, उसके पहले वो शायिक सम्यक्त्वी बनेगा, शायिक सम्यक्त्वी के पहले वो शयोपशमिक सम्यक्त्वी बनता है, शयोपशमिक सम्यक्त्वी के पहले वो सासदन नहीं हो सकता, क्योंकि सासदन वाला कौन रहता है? द्वितीयोपशम वाला या प्रथमोपशम वाला। तो वो प्रथमोपशम या द्वितीयोपशम वाला अच्छा प्रथमोपशम द्वितीयोपशम वाला सासदन सम्यक दृष्टि बना। उसके बाद फिर वो मिथ्यात्व, हाँ ये हो गया। ये फिर वो, ये ठीक है। अभी ये है मोक्ष जाने की अवस्था। इसमें अंतर्मुहूर्त उसने क्या करा? शपथ श्रेणी आरोहण किया। ठीक है, ये वाला जो अंतर्मुहूर्त है उसमें, ये वाले अंतर्मुहूर्त में उसने शायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति करी। ये वाले अंतर्मुहूर्त में उसने क्या किया? शायिक के लिए उसको शायोपशमिक होना पड़ेगा, इसलिए वो शायोपशमिक बना।
इस अंतर्मुहूर्त में क्या हुआ, इस अंतर्मुहूर्त में वो मिथ्या दृष्टि था, मिथ्या दृष्टि से वो शायोपशमिक बना। मिथ्या दृष्टि क्यों बना, क्योंकि इस अंतर्मुहूर्त में उसने सासदन सम्यक्त को प्राप्त किया था, और सासदन सम्यक्त को प्राप्त करने के बाद उसको मिथ्या दृष्टि नियमा बनना पड़ेगा। मिथ्या सासदन कैसे बना, तो ये वाला काल अंतर्मुहूर्त हो या जितना भी हो, ये वाला जो है ये प्रथमोपशम या द्वितीयोपशम से आया हुआ होगा, और द्वितीयोपशम से तो आया हुआ हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये शपथ श्रेणी का आरोहण कर रहा है, द्वितीयोपशम वाले को उपशमक श्रेणी का आरोहण करना पड़ता है अगर वो काल नहीं कर रहा है तो इसीलिए द्वितीयोपशम सम्यक्त्वी नहीं होगा, ये होगा प्रथमोपशम सम्यक्त्वी। तो ये प्रथमोपशम सम्यक्त्वी जीव सासदन बना, सासदन बन के मिथ्या दृष्टि बना, फिर शयोपशमिक, शायिक और शपथ श्रेणी आरोहण और मोक्ष। तो ये हो गया मोक्ष जाने के, ये पूरा सब मिला के भी ये कितना काल हुआ, मोक्ष जाने के अंतर्मुहूर्त पहले उसने सम्यक्त को, सासदन सम्यक्त को प्राप्त किया था। और इनफैक्ट ये वाला काल नहीं, हमको ये वाला काल देखना रहेगा, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग का देखेंगे ना कि अंतर तो यहीं पे खत्म हो गया, फिर उसने प्राप्त कर लिया। क्लियर उसमें हो गया पहले ये? लिखा औपचामिक लिखा है, फिर प्रथम उपशम, फिर ऐसा बनाया है ना। ये तो मैंने आपको उत्कृष्ट काल का बताया है कि यहाँ पे शुक्ल पाक्षिक बना, शुक्ल पाक्षिक बनने के अंतर्मुहूर्त में उसने अंतर्मुहूर्त में उसने किसकी, प्रथमोपशम की प्राप्ति कर ली। प्रथमोपशम की प्राप्ति करके सबसे मिनिमम टाइम पे, प्रथमोपशम में सबसे मिनिमम टाइम रह के, और जैसे एक आवलिका वाली जो बात हुई, वो उस एक आवलिका, एक आवलिका में 6 6 आवलिका का जो काल होता है, उस उतना ही शेष है अभी, और उसने सासदन समय तो प्राप्त कर। एक मेरा डाउट था। मेरे को अभी समझ नहीं आया है। एक मिनट। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं आप? इसमें जो पहले औपशमिक में, फिर प्रथम औपशम में, शायोपशमिक में, ये ऐसे लाइन से गए ना जो, तो मतलब ये बोला है मोक्ष के जाने के पहले सेकंड गुण स्थान में आएगा, तो मोक्ष जाने के पहले सेकंड गुण स्थान में क्यों आएगा वो? अरे आप मोक्ष जाने के ये पहले उत्कृष्ट नहीं बोल बता रहा रहे है। हैं, आप जघन्य का पूछ रहे हैं, जघन्य का बताइए। एक बार मैं उत्कृष्ट का पहले बता दूं, उसके बाद फिर हम जगन्य पे आते हैं ना। जिनका डाउट है ना, पहले वो देखना है यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। वो मोक्ष जाने के पहले नहीं बोल रहे हैं, मोक्ष जाने के अंतर्मुहूर्त पूर्व। तो इस अंतर्मुहूर्त में वो ये सारी प्रोसेस तो कंपलसरी करेगा ना, तो ये सारी कंपलसरी करेगा, उसके बाद भी सबको अंतर्मुहूर्त अंतर्मुहूर्त सब में रह सकता है, और टोटल काल भी उसका अंतर्मुहूर्त है। इस अपेक्षा से बोला है कि मोक्ष जाने के अंतर्मुहूर्त पहले वो सेकंड गुण स्थान को टच कर रहा है। तो मोक्ष जाने के लिए तो जब श्रेणी चढ़ेंगे तो उसमें अंतर्मुहूर्त हो जाएगा ना। अंतर्मुहूर्त सभी अंतर्मुहूर्त मिला के भी टोटल काल अंतर्मुहूर्त ही होता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि वो मोक्ष जाने से मतलब पूर्व सेकंड गुण स्थान में क्यों जा रहा है? सेकेंड गुण स्थान में अगर वो जाए, अगर की बात है कि मोक्ष जाने के अंतर्मुहूर्त पहले अगर सेकेंड गुण स्थान में जाए तो उसका उत्कृष्ट काल घटित करेंगे। क्लियर हुआ? अगर जैसे अपन मोक्ष जाते हैं तो पहले श्रेणी चढ़ते हैं। वो सब बातें मैंने रिवर्स में बता दी है। ये जो मोक्ष है, मोक्ष के पहले शपथ श्रेणी, शपथ श्रेणी के पहले कंपलसरी बातें हमको लेना है। शपथ अच्छा, श्रेणी, शपथ श्रेणी के पहले शायिक सम्यक्त्वी होना आवश्यक है, शायिक सम्यक्त्वी के पहले शायोपशमिक होना आवश्यक है। उसके पहले वो क्या हो रहा है, उसके पहले वो मिथ्या दृष्टि हो रहा है। क्यों? क्योंकि सासदन वाला शायोपशमिक नहीं बनेगा, सासदन वाला पहले मिथ्या दृष्टि बनेगा, और मिथ्या दृष्टि अवस्था से शायोपशमिक प्राप्त की जा सकती है। तो शायोपशमिक से औपशमिक नहीं बन सकता क्या? शायोपशमिक से औपशमिक क्यों बनेगा? साकरदन में तो औपशमिक से जाते हैं ना। अरे तो वो यहाँ पे हो गई ना, वो प्रोसेस यहाँ हो गई। ये जो प्रथमोपशम था, ये प्रथमोपशम वाला है, उसके पहले आप क्षयोपशमिक उसको अच्छा, बना नहीं सकते, क्योंकि ठीक है, ठीक है, क्षयोपशमिक ठीक है, अगर बना रहे हो तो प्रथमोपशम नहीं होगा, वो मिथ्या दृष्टि है पीएबी काल तक, तभी तो वो प्रथमोपशम में है, और द्वितीयोपशम हो नहीं सकता। क्लियर हुआ है अभी? हाँ। पर ये नहीं समझ नहीं आया कि वो अंतर्मुहूर्त पहले सासदन में क्यों जा रहा है, मतलब वो अंतर्मुहूर्त में तो श्रेणी चढ़ेगा ना। अगर वो गया तो उत्कृष्ट काल घटित करना है हमको उस अपेक्षा से। हम हर जीव नहीं जाता, अगर कोई जीव जाए तो ऐसी प्रोसेस होती और जो 11वें गुण स्थान में द्विचरम भव लिया है, है। हाँ, वो समझना था कि जैसे पहले शपथ श्रेणी उपशम श्रेणी चढ़ गया, फिर वो पूरा अर्ध पुद्गल परावर्तन तक उसने मतलब घूमता रहा मोक्ष जाने से पहले, हम्म, और फिर वो आया तो उसने उपशम श्रेणी चढ़ी, हाँ, वही ना।
कोई बाधा नहीं है, द्विचरम भाव में उसने उपशमक श्रेणी चढ़ ली क्योंकि चरम भाव में चढ़ नहीं सकता था। तो चरम भाव में शपक चढ़ेगा ना फिर वो। हाँ अच्छा ठीक ठीक है। है, अब थैंक एक यू। बार जघन्य देख लेते हैं कि जघन्य में क्या बता रहे हैं, कि ये तो हो गई उत्कृष्ट की बात। अब जघन्य में क्या बता रहे हैं, जघन्य अंतर बताना है, मतलब हमको यहाँ पे सासाधन वाला था और तुरंत उसको सासाधन वाला बनाना है। तो इस तुरंत के बीच में क्या है, उस तुरंत के बीच में अंतर्मुठ का काल है। लेकिन इस अंतर्मुठ, यहाँ पे भी वो सासाधन की अवस्था थी उसकी, और ये वाली भी सासाधन की अवस्था, यहाँ से सासाधन है, यहाँ भी सासाधन है। अब सासाधन वाला तो वो क्या बनेगा, मिथ्या दृष्टि बनेगा। ठीक है, सासाधन से पहले कहाँ से आया होगा, वो प्रथमोपशम या द्वितीयोपशम से आया हुआ होगा, ये भी ठीक है। अब ये जो सासाधन है और ये सासाधन है, इसके बीच की क्या क्या अवस्थाएं मिनिमम, क्योंकि हमको मिनिमम अंतर्मुठ चाहिए, जघन्य की बात करना है, तो जो जो कंपलसरी अवस्थाएं होंगी हम सिर्फ उन्हीं को लेंगे। तो सासाधन वाला क्या बनेगा, फिर सासाधन बनेगा। तो बताया है कि ये जो सासाधन वाला है, सासाधन सम्यक दृष्टि सबसे पहले तो क्या बनता है, इसको खोल लेते हैं थोड़ा सा। ये सासाधन है, यहाँ पर भी ये सासाधन है। ठीक है, अब ये सासाधन सम्यक दृष्टि सबसे पहले क्या बनता है, कंपलसरी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जो सासाधन सम्यक दृष्टि होता है वो कंपलसरी क्या बनता है, ये प्रथमोपशम द्वितीयोपशम ये वाला है, ये वाला काल, ये या तो प्रथमोपशम है या द्वितीयोपशम है, और उसके बाद फिर वो क्या बना है, वो सासाधन सम्यक दृष्टि बना है। ठीक है, और यहाँ वाला जो सासाधन है वो सासाधन वाला बाद में मिथ्या दृष्टि बना। सासाधन वाला मिथ्या दृष्टि कंपलसरी बनता है, मिथ्या दृष्टि अवस्था में वो अंतर्मुठ काल तक रहा। अब मिथ्या दृष्टि से अब वापस हमको क्या लाना है, सासाधन। सासाधन से आने वाला कौन होना चाहिए, सासाधन से आने वाला या तो प्रथमोपशम सम्यक्त्वी हो या फिर द्वितीयोपशम सम्यक्त्वी हो। अगर वो प्रथमोपशम होता और तो यहाँ वाले सम्यक्त्व छोड़ने, और यहाँ मतलब यहाँ पे मिथ्यात्व में आया और यहाँ पे प्रथमोपशम प्राप्त किया, तो मिथ्यात्व से प्रथमोपशम के बीच में हमको पीएबी का काल बताना है, जो हम जघन्य में, क्योंकि वो काल तो बहुत बड़ा हो जाएगा, हमको मिनिमम से मिनिमम काल चाहिए। तो प्रथमोपशम तो नहीं होगा, द्वितीयोपशम हो सकता है, कोई बाधा नहीं है द्वितीयोपशम होने में, क्योंकि वो उसका चरम भाव नहीं है। ठीक है, तो हाँ ये भी बात ध्यान में रखना कि ये चरम भाव की बात नहीं कर रहे, तभी वो द्वितीयोपशम की प्राप्ति कर पाएगा। तो ये द्वितीयोपशम सम्यक्त्वी है, द्वितीयोपशम सम्यक्त्वी वो सासाधन बना। अब द्वितीयोपशम बनने के लिए क्या आवश्यक है, तो बताया कि द्वितीयोपशम बनने के लिए उसको शायिक सम्यक्त्वी शायोपशमिक सम्यक्त्वी होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये जो द्वितीयोपशम सम्यक्त्वी है, ये द्वितीयोपशम सम्यक्त्वी अंतर्मुठ तक रहा, उसके पहले वो शायोपशमिक सम्यक्त्वी वो भी मिनिमम अंतर्मुठ काल तक ही रहा। और ये शायोपशमिक क्या डायरेक्ट मिथ्या दृष्टि अवस्था से शायोपशमिक बना जा सकता है, बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। मिथ्यात्व में अंतर्मुठ रहे, शयोपशम में अंतर्मुठ रहे, उसके बाद द्वितीयोपशम में अंतर्मुठ रहे और सासाधन को स्पर्श कर लिया। तो ये तीनों अवस्थाएं टोटल अंतर्मुठ प्लस अंतर्मुठ मिला के भी टोटल काल अंतर्मुठ का रहा। तो इधर से इसने सासाधन छोड़ा था और इधर पे उसने सासाधन की प्राप्ति करी, इस पूरे काल में अंतर्मुठ टाइम लगा। अब इसमें एक देखने की बात है कि मिथ्यात्व का अंतर्मुठ कौन सा है, जघन्य अंतर्मुठ है। शायोपशमिक का अंतर्मुठ कौन सा है, जघन्य अंतर्मुठ है। और द्वितीयोपशम का अंतर्मुठ कौन सा है, तो हमने बताया कि द्वितीयोपशम के पूरे काल में जो हम बताते हैं कि यहाँ से अगर वो त्रिपुंज जो रहता है उनमें से किसी एक का उदय रहता है, ये द्वितीयोपशम का काल है, उसमें से पूरा ये जो काल है ये कितना काल होगा, ये काल होगा अंतर्मुठ का। इस अंतर्मुठ को पूरा भोगने के बाद या तो वो मिथ्या दृष्टि बन सकता है या फिर वो सम्यक मिथ्या दृष्टि बन सकता है या फिर वो शयोपशमिक सम्यक दृष्टि बन सकता है। पर अगर उसका अंतर्मुठ काल पूरा नहीं है, उसके पहले ही या तो एक समय बचा हो या फिर एक आवलिका 6 आवलिका बची हो, तो वो जीव सेकेंड गुण स्थान में सासाधन सम्यक दृष्टि बन सकता है। अगर हम एक समय की बात करते हैं कि यहाँ पर एक समय है, तो एक समय में हमारा द्वितीयोपशम का काल यहाँ से लेकर यहाँ तक होता। बड़ा ठीक हो है, जाता और ये जो काल है इसकी अपेक्षा 6 आवलिका अगर हम छोड़ें तो द्वितीयोपशम का काल यहाँ से यहाँ तक है, तो इसकी अपेक्षा ये वाला काल छोटा है, हमको मिनिमम रिक्वायरमेंट्स चाहिए, तो ये काल हम लेंगे। मतलब द्वितीयोपशम में कितने टाइम तक रहा वो, जब 6 आवलिका उसकी बची हुई है तभी वो इसमें सासाधन सम्यक्त्वी बन गया है।
तो इसलिए द्वितीय ऑप्शन वाले उसमें पॉइंट लिखा हुआ है कि द्वितीय ऑप्शन सम्यक्तु में 6 आवली का काल शेष रहने पर दूसरे गुण स्थान को प्राप्त करता है। पर यहाँ पे ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है, प्रथम ऑप्शन या द्वितीय ऑप्शन में वो एक समय शेष में भी आ सकता है, 6 आवली का शेष में भी आ सकता है। क्यों यहाँ पर कंपल्शन नहीं है? क्योंकि यहाँ पर वो सदन में कितने टाइम रहे, हमारा मकसद है अंतर गिनना इस पॉइंट से। तो इस पॉइंट से मतलब ये सदन में कितने टाइम रह के एक समय या 6 आवली का कितने भी टाइम रह के और वो मिथ्या दृष्टि बनता है इस पॉइंट से। तो इस पॉइंट से हमारा सदन को छोड़ने का पॉइंट आने के कारण से यहाँ से उसका अंतर स्टार्ट होके यहाँ पे खत्म होता है। क्लियर हुआ जगन्य? अनुश्री जी, सहायक सम्यक और द्वितीय सम्यक क्या फर्क है? बहुत फर्क है। शयोपशमिक में सम्यक वेदनी का उदय रहता है, शेष प्रकृतियों का शयोपशम रहता है। और द्वितीयोपशम में कंपलसरी है कि सम्यक वेदनी हो या कुछ भी हो, तीनों प्रकृतियों का उपशम होना चाहिए और अनंतानुबंधी चतुष्क का सत्ता में होना ही नहीं चाहिए। शयोपशमिक के रहते अनंतानुबंधी चतुष्क सत्ता में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर द्वितीयोपशम में कंपल्शन है कि A4 सत्ता में नहीं होना चाहिए। लेकिन उस दिन कंचन भाभी जी वाली क्लास में बात चली तो भाभी जी बोले ना कि सहायक सम्यक और द्वितीय सम्यक एक ही चीज है। सहायक सम्यक तो द्वितीयोपशम नहीं, सहायक सम्यक सम्यक तो और द्वितीय सम्यक तो एक ही चीज। उस दिन भाभी जी बोले थे ना उनकी क्लास में जब ये बात चली थी। नहीं, या तो आपके सुनने में कुछ गड़बड़ हैगी होगी या फिर आंटी के उस समय उपयोग मतलब कुछ और बोलना चाह रहे होंगे या हो बोलने आया सकता होगा, मेरे सुनने में या गलत फिर रहा होगा। या फिर और भी कोई रीजन से कोई और बात चल रही होगी तो फिर कुछ बोला होगा। बाकी शयोपशमिक और द्वितीयोपशम दोनों अलग अलग है। ये पहले गुण स्थान का उत्कृष्ट अंतर भी एक बार बताइए ना। पहले गुण स्थान का उत्कृष्ट अंतर आवाज नहीं आ रही दीदी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। छाछठ साग्रोपम झाझेरी का जो काल है, छाछठ साग्रोपम झाझेरी का जो काल है, अभी आ रही है आवाज क्लियर? जी। आ रही है। साग्रोपम के काल में हमको क्या लेना है? मैक्सिमम 33 साग्रोपम सम्यक्तु की अवस्था में रह सकता है। तो मैक्सिमम 33 साग्रोपम रहा, उसके बाद फिर मैक्सिमम 66 साग्रोपम काल तक वो रह सकता है और 66 साग्रोपम काल तक रहा और उसके बाद फिर वो वापस मिथ्यात्व अवस्था को प्राप्त कर गया। ये है आगम के अकॉर्डिंग। कर्म सिद्धांत के अकॉर्डिंग 132 साग्रोपम झाझेरी होता है। और जगन्य अंतर कितना होगा? जघन्य अंतर मुहूर्त का, क्योंकि नहीं, मिथ्यात्व अवस्था से वो सम्यक्त अवस्था में जाएगा या फिर सम्यक मिथ्यात्व में जाएगा, और दोनों जगहों की स्थिति जघन्य अंतर मुहूर्त की होती है, चाहे वो सम्यक में जाए या सम्यक मिथ्यात्व में जाए। दीदी ये 1 करोड़ पूर्व का ये दिखाया हुआ है ना, वो एरो वाला, ये पार्ट बोल रहे समझाने का। 1 करोड़ पूर्व की स्थिति वाला मनुष्य है, वो 1 करोड़ पूर्व की स्थिति वाला मनुष्य क्यों लिया है? क्योंकि हमने हाईएस्ट डिफरेंस बता रहे हैं कि हम हाईएस्ट डिफरेंस, अगर हम 1 करोड़ पूर्व की स्थिति वाले को अगर मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बनाते हैं तो उतना पूरा पार्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर 33 साग्रोपम की स्थिति वाला देव बनेगा, फिर 1 करोड़ पूर्व का पूरा रहेगा, फिर 33 साग्रोपम रहेगा और 1 करोड़ पूर्व में वो और मैक्सिमम से मैक्सिमम काल लेके और लास्ट में वो सम्यक्त्व से मिथ्यात्व अवस्था को प्राप्त करेगा। इसके बाद उसको मिथ्यात्व अवस्था को इस भाव में कंपलसरी प्राप्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि सम्यक्त्व का 66 साग्रोपम झाझरी से अधिक काल नहीं हो सकता, तो उसको मिथ्या दृष्टि बनना ही पड़ता है। तो यहाँ से मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बना, उसके बाद 33 + 33 66 साग्रोपम और यहाँ का मिला के झाझेरी हो जाएगा। झाझेरी मतलब कुछ अधिक। तो ये 1 करोड़ पूर्व की स्थिति वाला मनुष्य ये क्या 5वें और 6ठे गुण स्थान वाला है क्या? ऐसा कुछ कुछ नहीं नहीं होता बताया, ना 1 करोड़ पूर्व। सिर्फ उसको सम्यक दृष्टि बताया है, वो 4 से 7 हो, कुछ भी हो, ऊपर भी हो सकता है। 33 साग्रोपम वाला तो उपशम श्रेणी वाला भी हो सकता है। पेज नंबर 38 इसी का ही है। पेज नंबर गुणस्थान स्वरूप 38 में, हाँ, हाँ गुणस्थान स्वरूप में ही हाँ छठवां गुण स्थान जो दिया है, जघन्य एक समय रहकर काल कर सकता है। छठे गुण स्थान की जघन्य स्थिति एक समय, तो यह क्या अवरोहण के समय होगा? आरोहण अवरोहण कुछ भी हो सकता है। आरोहण की अगर हम बात करें तो वो पहले से मतलब वो ऑलरेडी संयम को प्राप्त किया हुआ हो, ऐसा समझना।
ठीक है, मतलब पहले से सिक्स्थ में जैसे कभी था कि और सिक्स्थ से वो फिफ्थ में फोर्थ में आया और फिर वापस से सिक्स्थ में आके एक समय रह के काल कर सकते हैं। अच्छा, वही मैं पूछ रही थी, मतलब इसमें जैसे कि वो बाकी सब में दिया है एक समय रह के काल करने वाला, अवरोहण के हिसाब से दिया है। अवरोहण के हिसाब से इसलिए दिया है क्योंकि वहां पे क्रम से आरोहण अवरोहण होता है। यहाँ पे ऐसा कहाँ लिखा है कि अच्छा, आरोहण और अवरोहण है? आरोहण में भी बाधा नहीं है। नहीं कहाँ आरोहण लिखा है अवरोहण कि की बात अवरोहण? नहीं, इसमें दिया है ना, सातवें में दिया है ना, सातवें गुण स्थान में देखिए। सातवें में आरोहण अवरोहण की बात नहीं है। रीजन वो नहीं है, रीजन ये है कि उसको अप्रमत्त अवस्था में अंतर्मुक्त रहना पड़ेगा। अगर वो छठे से सातवें में आएगा तो अप्रमत्तता के एक समय नहीं रह सकता, अंतर्मुक्त रहना पड़ेगा। और अगर आठवें से सातवें में आ रहा है तो ऑलरेडी अप्रमत्त था और एक समय और रहा अप्रमत्त अवस्था में, तो उसमें बाधा नहीं होगी। ये आरोहण अवरोहण का पॉइंट नहीं है। आप नहीं, 8 9 10 11 में भी आप आरोहण आरोहण अवरोहण का करते हुए भी पॉइंट काम नहीं है, कर लेकिन मैं सकते हैं। पूछ रही थी, नहीं इसका पर ये पॉइंट ध्यान वो में नहीं रखना, है, अगर आप मतलब ये उसको, सातवें से अगर आठवें में। नहीं एक बार प्लीज सुनिए, आज की क्लास है, हमको ज्यादा टाइम नहीं लेना है, हाँ, सबके डाउट लेने हैं। 8 से 11 जो है ना, उसमें भी अगर आप लोग आरोहण अवरोहण वाला पॉइंट लेके चलेंगे ना, तो 8 से 11 में आरोहण अवरोहण वाली दिक्कत हो जाएगी। इसमें साथ में भी आरोहण अवरोहण का कॉन्सेप्ट मत रखिए, बस इतना रखिए कि अप्रमत्त से प्रमत्त प्रमत्त से अप्रमत्त बना है तो एक अच्छा, समय नहीं रह सकता, इसीलिए हम अच्छा, अप्रमत्त से ही अप्रमत्त बना रहे हैं उसको। ठीक है। और अप्रमत्त से अप्रमत्त में गया इसी एक समय। अप्रमत्त से अप्रमत्त है इसीलिए एक समय रह सकता है, क्योंकि अप्रमत्त में ऑलरेडी वो था अंतर्मुठ पहले ही, मतलब अंतर्मुठ के लिए ऑलरेडी काल हो गया ना अप्रमत्त अवस्था का, तो एक समय रहे तो अच्छा, बाधा नहीं। ठीक ठीक। और छठवें में केवल है कि पहले से विषय लिया होगा तो। क्या? ये जो भाव सवार से एकेंद्रीय जी उद्धरणा करते हैं ना, तो हाँ, इसमें टोटल मतलब सम्यक वेदनी और सम्यक मिथ्या वेदनी दोनों ऐड करनी रहेगी, तो 17 होएगी क्या? एक बार क्या पूछा? उद्वलना करते पेज हैं। नंबर 62 63 हाँ प्रवेश ग्रंथ के उसमें जो मतलब बोला है कि ये क्रम से चलते हैं, तो जो हाँ 11 प्रकृति तो मतलब 5 स्थावर, पांचों स्थावर ही नहीं करते, और 3 विक्लेरी 14 की नहीं करते हैं, तेजस का ही और वायु का ही 14 की नहीं बंद नहीं करेंगे, है ना। पर जो यहाँ हाँ। उद्वलना करा ना, उद्वलना, तो उसमें आहरक द्विक, आहरक चौक, सम्यक वेदनी, सम्यक मिथ्या वेदनी, फिर देव दिक, नरक दिक, वैकृत चतुष्क, ऐसे आएगा ना। हाँ, पहले आरक चतुष्क रहेगा, उसके बाद सम्यक वेदनी होगा, फिर सम्यक मिथ्यात्व वेदनी होगा, और तो फिर अगर अगर देवद्विक नरक द्विक वैकृत चतुष्क। तो तेजस का ही, वैकृ का ही, वायु का ही करेंगे, तो 17 प्रकृति हो जाएगी इसमें फिर। तेजस का एक वायु का एक क्या करेंगे? उद्वलना करेंगे हाँ, तो क्या? तो टोटल 17 प्रकृतियां हो जाएंगी। वो कह रहे हैं मनुष्य द्विक और वो उच्च गोत्र की भी करेंगे ना, तेई वायु वाले, हाँ तभी तो 14 की होगी। कह रहे टोटल 17 हो जाएंगे क्या? हाँ, तो 17 हो जाएंगे, और यहाँ पे 14 है, क्योंकि 4 5 6 7 8 9 वैकृत 10 चतुष्क और की 4 तो, हाँ। 14। यहाँ पे और अगर 14 वैकृत चतुष्की नहीं अलग रहेगी तो 8 ही रहेगी, मतलब प्रकृति का ही, आहारक आपका ही वाला चतुष्क 17। ना, आहारक चतुष्क ना हो तो। तो अच्छा, मनुष्य भी उद्वलना कर सकते हैं? नहीं नहीं, एकेंद्री की बात कर रहे हैं। नहीं, वैसे मनुष्य करते हैं उद्वलना? नहीं नहीं नहीं, एक ओनली एकेंद्रीय जीव करते हैं उद्वलना। अच्छा, ना मनुष्य विज्ञान कि करते संक्रमण हैं, में मनुष्य हेलो, मिच्छामि दुक्कडम, मनुष्य करते हैं लेकिन इन प्रकृतियों की नहीं करते। वो अच्छा, आहारक चतुष्क और सम्यक वेदनी सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की करते हैं, अगर मिथ्या नरक दृष्टि। की या देव की कर सकते हैं इन वो? प्रकृतियों की नहीं करते। इन प्रकृतियों की यहाँ क्लियर क्लियर लिखा है ना कि भव स्वभाव से एकेंद्रीय हाँ, की करते हैं। तो नरक की पेज नंबर उद्वलना कर सकते 64, हैं? पेज इसमें जो नंबर। सेकंड पॉइंट लिखा है विद्या संक्रमण में, इसमें हाँ, वैकृत द्विक लिखा है, ये वैकृत चतुष्क होगा क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे सत्ता से खाली नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे क्योंकि सिर्फ पहले जब कन्वर्जन पहले हो बुक रहा है। में वैकृत चतुष्क करवाया था। वहां पे सत्ता से खाली किया जाता है उद्वलना में, यहाँ पे सत्ता से खाली नहीं कर रहे हैं, सत्ता की बात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ उस प्रकृति को दूसरे प्रकृति में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो संक्रमण की अपेक्षा वैकृत कहलाएगा। ओके। और जो जो जैसे अपन साकार और अनाकार उपयोग में जो करते हैं गुणस्थान स्वरूप में, हम्म उसमें मतलब इसके लिए
ज्ञान की भी परिभाषा में सामान्य धर्म और विशेष धर्म का उल्लेख है, और 19-20 पेज पे, और 43 पे साकार अनाकार में भी यही लिखा है कि विशेष धर्म और उसका दोनों की डेफिनेशन एक ही आ रही है। विशेष धर्म का बोध साकार उपयोग है, और यहाँ लिखा है विशेष धर्म का बोध ज्ञान कहलाता है। तो ज्ञान होता है वही साकार उपयोग होता है, चाहे वो ज्ञान के रूप में हो या अज्ञान के रूप में हो, उसी को साकार उपयोग बोलते हैं। और नहीं, पर दर्शन अगर डेफिनेशन में क्या आया तो उसमें विशेष धर्मों का बोध क्या कहलाएगा? दोनों लिख के ज्ञान। आ जाना, दोनों लिखे? दोनों लिख के आ जाना, कोई बाधा नहीं है। अगर डेफिनेशन अच्छा, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड सेम है तो दो ही लिख के आ सकते हैं, एक भी लिखें तो आंसर मान्य होगा। पेज नंबर पेज कितना नंबर है उपयोग 39 का? गुणस्थान स्वरूप में एक बार देखिएगा ना। एक बार उपयोग का पेज नंबर बताना। उपयोग का 43। 43। आत्मा की बोध रूप प्रवृत्ति को उपयोग कहते हैं। अच्छा, साकार विशेष धर्मों का बोध साकार उपयोग। हाँ ठीक है। इसी में भी ये पूरी डेफिनेशन ऐसी ही लिखी हुई है इसलिए। हाँ हाँ ठीक है। और ये ना गुणस्थान स्वरूप में पेज नंबर 39 में देशों करोड़ पूर्व में 14वें गुणस्थान का काल क्यों लिया? यही पूछना था मेरे को भी। कौन सा अच्छा, पेज नंबर 39 में? हाँ, देशन करोड़। देखो यहाँ पे हम सिर्फ 13th गुणस्थान की स्थिति बता रहे हैं। तो 13th मतलब क्या कि 13th में वो जीव रह रहा है, उसकी टोटल आयुष्य कहाँ है? फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, फर्स्ट टू लास्ट उसकी पूरी टोटल आयुष्य है। अब अगर हम किसी जीव को अगर कैसे बताऊं, हाँ देखो ऐसे समझें कि कोई अगर कोई हमारे पास टोटल 1 घंटे का समय है और पहले मिनट से लेकर वो 50वें मिनट तक किसी एक पर्टिकुलर अवस्था में रहा, और हाँ, 50 से लेकर 55 मिनट तक, मतलब 51 से 55 तक वो किसी दूसरी अवस्था में रहा, और 56 से 60वें मिनट तक वो किसी दूसरी अवस्था में रहा। तो अभी हमको अगर सिर्फ वो सेकेंड वाली अवस्था का काल पूछें कि वो 56 से क्या 50 क्या 51 से 56, 55। 55 तक में रहा, तो 51 से 55 कितने टाइम रहा, तो हमको 60 में से क्या क्या माइनस करना पड़ेगा? 1 से 50 भी माइनस करना पड़ेगा, और 56 से 60 भी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमको अच्छा, 51 से 55 चाहिए। इसीलिए 13th के पहले का काल भी माइनस करना पड़ेगा, 13th के बाद का भी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जो 1 करोड़ पूर्व है उसकी टोटल आयुष्य है, वो आयुष्य 13th पे एंड नहीं हो रही है, वो आयुष्य 14th तक चलेगी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। और कोई डाउट? और बस यही था। मनुष्य उद्वलना कर सकता है नरक द्वीप की, या नहीं कर सकते, नहीं कर जैसे सकते। सर्वाक्षित एक और में था, गया जीव, तो फिर भाव आके वो जाएगा नहीं ना वहां पे नरक में या स्वभाव त्रियंक में। भाव स्वभाव से ही नहीं करते हैं। अच्छा, भाव पेज नंबर स्वभाव से 21 ओनली में ना, एकेंद्रीय जीव, भाव स्वभाव से ओनली एकेंद्रीय जीव उद्वलना करते हैं, चाहे विकलेंद्रीय जीव भी क्यों ना हो, विकलेंद्रीय जीव भी उद्वलना नहीं नहीं करते। करते, मतलब स्टार्ट नहीं करते। अगर उस भव में है और बंदियों की नहीं है तो वो उद्वलना कंटिन्यू होती रहती है। पेज अच्छा, जैसे नंबर सर्वात से 21 आया में तो वो काया योग में तेजस को क्यों नहीं लिया? पेज नंबर 21। कौन सी बुक का? इसी का ही है, गुणस्थान हाँ, स्वरूप। गुण सही है। इसमें काया योग में तेजस को क्यों नहीं लिया? तेजस का योग एग्जिस्टेंस नहीं होती, तेजस का की मतलब तेजस शरीर की अपनी अलग एग्जिस्टेंस नहीं मान के उसका जो योग है वो औदारिक वक्री वगैरह के साथ साथ में चलता रहता है। का एग्जिस्टेंस नहीं माना है? अच्छा, मतलब उसकी शुभ अशुभ प्रवृत्ति नहीं होती। यहाँ पे योग को हम बोलते हैं कि मनवचन काय की शुभ अशुभ प्रवृत्ति है, उसकी शुभ अशुभ ऐसी प्रवृत्ति अलग से नहीं होती। औदारिक शरीर है, औदारिक शरीर के अकॉर्डिंग उसकी चलती रहती है, वक्री शरीर है उसके तो इसमें अकॉर्डिंग फिर चलती कार्बन है। भी तो लिया अपन ने, कार्बन शरीर की अलग से होती है प्रवृत्ति। कार्बन शरीर की बिल्कुल अलग से होती है, जो भी हम कर्मों का बंध करते हैं उनकी अच्छा, उदीर्णा वो कर रहे हैं समुद्र फल। बेकरी समुद्रघात करते हैं, केवली समुद्रघात। समुद्घात की सिर्फ बात नहीं है, समुद्घात की बात रखेंगे तो समुद्घात में कार्बन तेजस दोनों ही शरीर होते हैं, तेजस कार्बन दोनों ही शरीर होते हैं। कार्बन का योग ओनली रहता है क्योंकि तेजस का योग एग्जिस्ट नहीं करता, पर उसकी प्रवृत्ति कार्बन की अलग होती है। कर्मों का बंध, उदय, उदीर्णा जो भी होता है वो कार्बन शरीर के कारण से होता है।
पर तेजस शरीर की जो भी प्रवृत्तियां होती हैं वो उनके पर्टिकुलर औदारिक वैक्री आहारक शरीर में ही इंक्लूडेड रहती हैं। उसके अलग से अगर उनकी मतलब उनकी प्रवृत्ति हो रही है, मतलब तेजस शरीर की प्रवृत्ति हो रही है। और कार्बन अगर अगर हम ऐसे बोले कि तेजस शरीर है उसकी प्रवृत्ति, तो फिर ऐसे तेजस का योग होता, तो तेजस का योग का भी एग्जिस्टेंस होता, वो बात हो जाती है। फिर तेजस का योग अगर जैसे औदारिक वैक्री और आहारक आपने कहा केवली समुद्घात है, तो केवली समुद्घात पे अगर औदारिक वैक्री आहारक शरीर का योग एक्टिव नहीं होता है, तो फिर हम ये नहीं बोलेंगे ना कि तेजस रिलेटेड भी कुछ एक्टिवनेस है, हम सिर्फ बोलते हैं कि ओनली कार्बन का योग एक्टिव है। मेरे को एक बार समझ नहीं आ रहा है कि अगर अपन जैसे तेजस का ही तो अपन हमेशा बोलते हैं कि हमेशा रहता है। एक बार ये आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, कल एग्जाम के पर्पज से इसको ना लेते हुए आप एक बार कोशिश करना, या तो कंचन आंटी से पूछ लेंगे तो वो आंटी ज्यादा अच्छे से बता देंगे, नहीं तो फिर मैं पूछने के भाव रखती हूँ। अभी बुक से रिलेटेड कुछ है तो एक बार हम देख लेते हैं। ये सन प्राप्त उदय और असंप्राप्त उदय का बताना थोड़ा। हाँ, संप्राप्त उदय और असंप्राप्त उदय। संप्राप्त मतलब स्वाभाविक रूप से प्राप्त है, तो जो भी उदय आ रहे हैं, चाहे वो प्रदेश उदय हो चाहे वो विपाक उदय हो, दोनों प्रकार का उदय स्वाभाविक रूप से हो रहा है। स्वाभाविक रूप से हो रहा है मतलब उसके लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया गया, वो प्रदेश उदय समय में थे, वो बाहर निकल गए, ये होता है संप्राप्त उदय। और असंप्राप्त मतलब उन प्रदेशों की स्थिति उतनी नहीं थी, उन प्रदेशों को मतलब एक विशेष प्रयत्न से उदय समय में लाया गया, और सिर्फ उदय समय में लाने की बात की जाती है, क्योंकि उदय सिर्फ एक ही समय का होता है। पूरी ऊपर स्थिति स्टॉक में रहती है, उसको सत्ता में बोलेंगे कि हाँ सत्ता में है, और जो एक समय होता है उसको हम बोलते हैं कि ये उदय में है। तो उदय समय में अगर लेके आ रहे हैं, अगर हम अपवर्तना उद्वर्तना वाली बात करते हैं, उसमें भी स्थिति चेंज की जाती है, प्रदेशों की ऊपर लाया जाता है, नीचे लाया जाता है, पर वहां पर वो उदय समय में पर्टिकुलरली ला रहे हैं वो नहीं बोला जाता। लाते हैं, ऐसे नहीं है कि अपवर्तना में लाते नहीं है, लेकिन अपवर्तना में अगर ला भी रहे तो भी मेन उद्दीर्णा का ही ये रहता है कि उद्दीर्णा का मतलब मोटिव ही यही है कि तो ऊपर के उद्दीर्णा प्रदेशों की को तो उदय समय यही में लाना। डेफिनेशन रहेगी, उदय समय में लाकर भोगना प्रयत्न पूर्वक। हाँ हाँ, एक बार जिनके डाउट है ना वो पहले उनका कंप्लीट होने देना, फिर हम लोग लेते हैं बाकी। तो असंप्राप्त उदय का अर्थ होता है कि उदीर्णाकरण जो है, उदीर्णाकरण से मतलब जहाँ पे हम उदीर्णा की प्रोसेस करते हैं, तो ऐसे उदीर्णाकरण के द्वारा कर्म प्रदेशों की स्थिति को कम किया जा रहा है, और कहाँ ला रहे हैं, उसको उदय समय में ला रहे हैं, मतलब उसका वेदन करने के लिए लेके आए, उसको बोलते हैं असंप्राप्त उदय। असंप्राप्त मतलब स्वयं स्वाभाविक रूप से उस प्रदेश में वो उदय नहीं आया था, उस प्रदेश का उदय लाया गया है, वो बाद में उदय में आने वाला था, उसको कम कर दी स्थिति, इसीलिए वो अभी उदय में आया। ठीक। अच्छा, और आयुष की उदीर्णा कैसे होती है? आयुष्य की उदीर्णा कैसे होती है? हाँ। आयुष्य की उदीर्णा उद्दीर्णा ही नहीं बेसिकली होती। मतलब उदय समय में लेके आना, चाहे वो कोई नहीं, भी कर्म हो। आयुष्य कोई की उद्दीर्णा नहीं होती। जैसे कोई सुसाइड कर ले या कुछ, वो भी उदीर्णा बोलेंगे? आयुष्य की उदीर्णा नहीं होती है, पॉइंट क्यों बोला जा रहा है? है नहीं, वैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि उदीर्णा। एक बार ये कुछ बता रहे, क्या बोल रहे हैं आप? आयुष्य की उदीर्णा नहीं होती? आयुष्य की उद्दीर्णा श्वेता दीदी ने ऐसा बताया था ना कि आयुष्य की उद्दीर्णा नहीं होती है। तो नहीं फिर होती है। 1 से 6 गुण स्थान में क्या होता है? हाँ, उदीर्णा कर लेते हैं ना 1 से 6 गुण स्थान 1 तक। से 6 गुण स्थान में क्लियर बताया गया है कि आयुष्य कर्म की उदीर्णा आयुष्य की नहीं होती है। उसका पॉइंट सिर्फ यही है कि काल करने की जो एक आवलिका होती है, लास्ट आवलिका, उसमें नहीं होती, बाकी आयुष्य की उदीर्णा कभी हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। ये किसके अकॉर्डिंग है? आगम के अकॉर्डिंग है या फिर कर्म ग्रंथ के अकॉर्डिंग है? तो मतलब उसको उदीर्णा को कैसे लेंगे? जैसे किसी ने पूछा कि मेडिसिन, किसी ने जैसे जहर ले लिया, पॉइजन ले लिया, तो वो वो भी सब उदीर्णा में? देखो, असल में जो उदीर्णा है ना, उदीर्णा हर समय चलती रहती है, उदीर्णा हर समय चलती रहती है सभी कर्मों की। और आयुष्य की अगर हम बात करें, अगर ये माने कि आयुष्य की उदीर्णा भी प्रमत्त अवस्थाओं में सदैव चले, तो प्लीज एक बार म्यूट कीजिए ना। तो उसमें हम ये बोलेंगे कि उदीर्णा जो है ना, बहुत सेलेक्टेड, ऊपर के जो प्रदेश होते हैं बहुत सेलेक्टेड, कुछ कुछ प्रदेशों को लाके उदय समय में लाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे की पूरे ऊपर से लेके आ गए और खत्म कर दी सत्ता। वो सत्ता को खत्म करने का काम उदीर्णा का नहीं होता है। उदीर्णा हो रही है, हर समय हो रही है, कुछ ऊपर के प्रदेश थे जिनको लेके नीचे आ गए।
तो जो ये सारी जो बातें होती हैं वो प्रदेशों का निकलना, मतलब प्रदेश आत्मा से टोटल बाहर निकल रहा है, तो वो सिर्फ उदीरना के माध्यम से नहीं, उसमें बहुत सारे दूसरे करण लगे हुए हैं। सॉरी ठीक है। मेरी और गलती हो गई मेन थी, बात अपरमत में मेन नहीं बात तो हाँ, मेन बात तो ये रहती है कि जो आयुष्य कर्म की उदीरना के लिए जो बात की जाती है, या फिर कोई भी हाँ, आयुष्य कर्म की बात की जाती है कि आयुष्य कर्म के जो प्रदेश हैं वो पूरे ही पूरे भोगने ही पड़ते हैं, उनका संक्रमण वगैरह होता करता नहीं है। तो इसलिए आयुष्य कर्म के प्रदेश, और ना ही उनकी स्थिति, हाँ, उनकी स्थिति को कम किया जा सकता है, उनकी क्वांटिटी को कम नहीं किया जा सकता। तो स्थिति कम की जाती है तो वो उदीरना भी हो ही रही है, बाकी दूसरे रीजन से भी स्थिति घात हो ही सकता है, जो हम उपक्रम बोलते हैं 7 प्रकार का। तो उपक्रम लगने से उसकी उदीर्णा हो गई, ऐसे बोलेंगे? उपक्रम लगने से उदीरना नहीं है, उदीरना तो हमेशा चल ही रही है। उदीरना में कुछ प्रदेश उदय समय में लेके आ ही रहा है, पर उपक्रम लगा तो ऐसा नहीं होता कि उपक्रम लगा मतलब सारे के सारे प्रदेश को उदय समय में ही लाएंगे। उपक्रम लगा है तो उसकी स्थिति कम भी हो सकती है, उदय समय में भी ला सकते हैं। बस ऐसा है कि जो ऊपर का स्टॉक रहता है वो ऊपर का स्टॉक खाली होता होता जाता है, इसीलिए वो स्थिति पूरी खत्म हो जाती है। तो जो उसको 60 साल तक, मतलब 50 से 60 साल तक भोगना था, तो उसने वो 50 साल के अंदर अंदर जो 10 साल की स्थिति थी, प्रदेश थे जो 10 साल की स्थिति में जितने प्रदेश थे, उन प्रदेशों को नीचे 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 लाके उसने नीचे के उसमें 50 साल के अंदर अंदर में डाल दिया था स्थिति में। इसीलिए 50 से 60 के बीच में कोई भी प्रदेश नहीं बचा, कोई भी प्रदेश नहीं बचा तो नीचे के नीचे में प्रदेश खत्म हो जाएंगे। प्रदेश खत्म हो गए मतलब आयु पूरी हो गई। ठीक है। थैंक यू। जय जिनेन्द्र अनुश्री जी, हाँ, जय जय। पेज नंबर 70, कर्म प्रज्ञप्ति से। इसमें जो ये एक लाइन दी हुई है कि परंतु जिन जीवों के अनंतानुबंधी चतुष्क का पूर्ण क्षय नहीं हुआ, तो वो पूर्ण क्षय का क्या मतलब हुआ? पूर्ण क्षय नहीं हुआ मतलब सत्ता में है, क्योंकि 2 प्रकार के क्षयोपशमिक होते हैं। एक तो वो होते हैं जिन्होंने A4 को टोटल क्षय कर दिया हो, जिसको हम विसंयोजना बोलते हैं, और दूसरे होते हैं जिनके पास स्टॉक में पड़ा हुआ है। तो नहीं, जिनके तो पास वो ये स्टॉक में मानोगे ना कि जिनका क्षयोपशम चल रहा है, अनंतानुबंधी चतुष्क का क्षयोपशम क्षय, चल रहा है। यानी कि हाँ, पूर्ण क्षय थोड़ा वर्ड कम समझ में आ रहा था कि क्या है ना, पूर्णशय क्षयोपशम देखो, मानेंगे ना। यहाँ पर हाँ, पूर्णशय इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि ऊपर बता रहे हैं कि पूर्णशय हो गया। पूर्णशय हो गया मतलब सत्ता में कुछ नहीं बचा, और पूर्णशय हाँ, नहीं हुआ मतलब सत्ता में है। तो वो बताने के लिए पूर्णशय होना और पूर्णशय नहीं होना लिखा हुआ है। बाकी समझना यही है कि सत्ता में है, उसका तो क्षयोपशम चल सत्ता में नहीं, वो तो सत्ता में है तो समझ में आ गया, इनकेस अपेक्षा से सत्ता में तो क्षयोपशम वाला है, उसका हाँ प्रदेश से चल रहा है इसलिए। हाँ। दीदी, अनुदयमान प्रकृति का उदयमान में स्थिभुक संक्रमण कैसे होता है? अनुदयमान प्रकृति का उदयमान में लास्ट समय पर सिर्फ एक ही समय का होता है, और वो जो एक समय का रहता है स्थिभुक संक्रमण, उस समय पे स्थिभुक संक्रमण का मोटा मोटा जो मतलब डेफिनेशन है, या फिर एक सिंपल भाषा में अगर बोले कि स्थिभुक संक्रमण क्या है, ये अगर कोई व्हाइट कलर का बॉक्स है, ठीक है, ये इस व्हाइट कलर के बॉक्स को ब्लैक कलर कर देना। ये मान लो, ये जैसे ऐसा बोल दो कि ये ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स की वॉल बनी हुई है, एक ब्रिक लगा है, दूसरा ब्रिक लगा है, तीसरा ब्रिक लगा है, चौथा ब्रिक लगा है, ठीक है, ये 4 ब्रिक्स एक के ऊपर एक है। अब इन चारों ब्रिक में ये चारों ब्रिक व्हाइट कलर के हैं, ठीक है, और जब जब क्या कर देते हैं, एक समय को मतलब एक ब्रिक को हम क्या कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं। इस एक ब्रिक को ब्लैक कर दिया, तो ये जो यहाँ पे 4 क्या थे, यहाँ पे 4, 1 2 3 4, 4 ब्लैक कलर के ब्रिक्स थे, ठीक है। उन 4 ब्लैक कलर के ब्रिक्स में हमने एक जो यहाँ पे जिस समय पे हमने स्थिभुक संक्रमण करा, उस समय पे हमने ये व्हाइट ब्रिक को ब्लैक पेंट कर दिया। अब हम कहेंगे कि हमारे पास ब्लैक कितने समय वाले हैं, तो 1 समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय, ये पूरा एक समय मान लिया। 1 समय वाले, 2 समय वाले, 3 समय, 4 समय वाले। लेकिन व्हाइट ब्रिक कितने हैं, तो व्हाइट सिर्फ 1 2 3 समय वाले हैं, तो इसकी एग्जिस्टेंस खत्म कर दी इस समय के लिए। ये होता है स्थिभुक संक्रमण। तो इसको सत्ता में क्यों लिया स्थिभुक संक्रमण को? क्योंकि इसी प्रकार से यहाँ पे इसकी एक समय की ये हट गई, ठीक है, चलो ये समय व्यतीत हो गया। अब नहीं हम आ गए समझ में आ रहा है दीदी।
क्या समझ में नहीं आ रहा है? स्तुभक संक्रमण जो आपने अभी व्हाइट और ब्लैक का बताया था एग्जाम्पल। ये है चार ब्लैक है, सॉरी 4 वाइट है, ये 4 वाइट है, ठीक है। ये 4 वाइट थी और यहाँ पर 1 2 3 4, ये 4 ब्लैक थी। अब 4 वाइट में ये 4 वाइट है हमारे पास और ये 4 ब्लैक है, ठीक है। अब जब हम स्टिबुक संक्रमण करते हैं ना, हम इस वक्त इस सीढ़ी पे हैं, ठीक है। मान लो एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, इस सीढ़ी पे हम हैं और इस सीढ़ी पे जो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये उदयमान है तो हम यहाँ पे ये वाली सीढ़ी चढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सीढ़ी नहीं चढ़ रहा है, ये हमारे साइड की सीढ़ी है और ये हमारी सीढ़ी है जिसपे हम चढ़ रहे हैं। अब हमने क्या करा, ये पूरी ब्लैक सीढ़ी थी, इस पूरी ब्लैक सीढ़ी पे हम चढ़ रहे हैं। जिस समय पे हम फर्स्ट समय पे चढ़े, हम इस सीढ़ी पे तो चढ़ नहीं रहे थे, पर जब हम इस सीढ़ी पे चढ़ेंगे और इसके अगले वाली सीढ़ी पे अगर हम चढ़ेंगे तो हमको ये सीढ़ी तो वापस पीछे मुड़ के देख नहीं सकते, इस सीढ़ी को भी खत्म करना ही है एक समय, मतलब ये फर्स्ट समय में खत्म करना ही है। तो ये जो ब्लैक था, इस सीढ़ी पे जब हम हैं तो उस समय हमने इस ब्रिक को भी ब्लैक कर दिया। तो ये पूरा ब्लैक था, ये भी पूरा ब्लैक है, तो ये पूरा टोटल एक ब्लैक कहलाया। अब हम पूछेंगे व्हाइट सीढ़ी कितनी बची, तो 1 2 3 बची है। ब्लैक कितनी है, एक पे हम खड़े हैं और ऊपर 3 बची है। तो ये हो गई 4 समय की उदयमान और ये हो गई 3 समय की अनुदयमान। अब हम जब सेकंड सीढ़ी, अब ये हमारा, ये सीढ़ी को भूल जाओ, अब हम यहाँ से ऊपर चढ़ गए। अब हम जब इस सीढ़ी पे आए तो इस सीढ़ी पे हम इस सीढ़ी पे हैं, ये सीढ़ी कौन सी है, ब्लैक। इस सीढ़ी पे हम जैसे ही हम स्टेप करते हैं, स्टेप फॉरवर्ड होते हैं, सीढ़ी पे चढ़ते हैं, वैसे ही साइड वाली सीढ़ी भी ब्लैक हो जाती है। साइड वाली सीढ़ी का एक ब्लैक हुआ तो अब वहां पे व्हाइट सीढ़ी कितनी बची, वहां पे 2 ही बची और यहाँ पे 1 जिसपे हम खड़े हैं और ऊपर की 2, तो ये 3 हो गई, ठीक है। अब हम वापस एक सीढ़ी तो ऊपर चढ़े, ये चढ़ते तो वाला यहाँ सीढ़ी, ब्लैक क्यों होते हैं? इधर क्योंकि वो चढ़ते तो उधर अनुदयमान ब्लैक क्यों है, होते हैं? क्योंकि वो अनुदयमान है, उसको सत्ता से हटाना तो पड़ेगा ना। अगर आप अच्छा उसको पीछे छोड़ दोगे, ब्लैक नहीं करोगे, तो आप फिर एक एक समय तो आगे बढ़ गए ना, उस प्रदेश को आप नेगेटिव में कैसे ले जाओगे कि -1 समय बचा, -2 समय बचा, ऐसा तो नहीं होगा ना, 1 2 3 समय होते हैं। पर दीदी उल्टा सत्ता सत्ता में उदय कैसे होएगा? सत्ता तो सत्ता ही है, अपन को तो अनुदय मान है को। तभी तो उदय है। अच्छा। सत्ता में है मतलब ये समझो, थ्योरी से थोड़ा बाहर जाओ, थ्योरी पे मत इतना हो। थ्योरी मतलब सत्ता मतलब क्या कि हमारी आत्मा में वो प्रदेश है। अब वो प्रदेश हमारी आत्मा में है, अगर वो इसी समय उसको बाहर निकलना है तो उसका उदय। इसी अच्छा। समय ये भी इसी स्थिति को लेके आए हैं और ये भी इसी स्थिति को लेके आए, तो ये भी 3rd नंबर की स्थिति लाए, ये भी 3rd नंबर, मतलब इसको भी बाहर निकलना है और इसको भी बाहर निकलना है। पर उदयमान कौन है? उदयमान तो मनुष्य गति है ना। ऐसा मान के चलो कि कोई मनुष्य है तो उसके उदयमान तो मनुष्य गति है, तो उसके देव गति का कैसे उदय होगा? पर इसको भी प्रदेशों को बाहर निकल नहीं था इस समय में, तो वो इसके सहारे निकल गए। मतलब ये जो अभी ब्लैक था, मनुष्य गति ब्लैक कलर की थी, तो देव गति के प्रदेश को भी बाहर निकलना था, तो उसने बोला कि मैं देखो भी ब्लैक कलर कर देता हूँ, तो तू लगेगा कि तू मेरे ही जैसा है, तो मेरे साथ बाहर निकल जाना। ऐसा हो जाता है, ठीक है। जैसे निद्राधिक है, अब निद्राधिक का दक्षिणावर्ण्य में स्त्रीभुक संक्रमण हो गया, तो निद्राधिक अनुदयमान थी। अच्छा, एक बार निद्राद्विक के साथ में इसको समझ लेते हैं। ये निद्राद्विक है 4 समय की, 1 2 3 4 पेज नंबर 99 पर है, उसको देखिए, समझ में आ जाएगा सबको। स्तुभिक संक्रमण। देखो ये है निद्राद्विक 1 2 3 4, ठीक है। और ये है दर्शनावर्णी चतुष्क, 1 समय 2 समय 3 समय 4 समय, ठीक। अब क्या हुआ, ये जो थे सब उदयमान है, ठीक है। ये ब्लैक मत समझो, कोई दूसरा कलर ले लेते हैं इस बार। दर्शनावर्णी चतुष्क को मान लेते हैं कि ये पिंक कलर है और ये येलो कलर है, ठीक है। ये पिंक कलर है, ये येलो कलर है। ये जो पिंक कलर है दर्शनावर्णी चतुष्क और ये निद्राद्विक है। पिंक कलर मतलब क्या बोला कि जो भी
अगर आपको बाहर निकलना है, क्लासरूम में पिंक कलर की शर्ट वाले बच्चे भी हैं, येलो कलर की शर्ट वाले बच्चे भी हैं, और बोला आपको कि क्लास के बाहर निकलना है, इस समय पे उनको क्लास के, ये फर्स्ट समय है, मान लो ये 1:01 है, ये 1:02 है, ये 1:03 है, 1:04 है, ठीक है। अब 1:01, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट हो गया। अब इसमें 1:01, 1 बजे थे जब, तब 1 बजे, कुछ भी हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। जैसे ही 1:01 हुआ, 1:01 पे बाहर जाने वाले पिंक कलर के बच्चे, जितने भी पिंक कलर के हैं, वो बाहर जाएंगे। तो क्या हुआ, ये जो पिंक कलर वाले थे, इनका 1:01 पे बाहर जाने का समय था, तो ये तो इजीली जा सकते हैं, लेकिन इनको भी तो 1:01 पे ही बाहर जाना है, और ये जो प्रकृति है ये उदयमान नहीं है, तो इनको अलाउड नहीं है ऐसे बाहर जाना येलो कलर में। तो क्या कर देता है, जैसे ही 1:01 में 1:01 होता है ना, वैसे ही एक मैजिक, कुछ भी ये जो रहते हैं ये वाले बच्चे, इनके पास कोई मैजिक छड़ी होती है, ये एक चुटकी बजाते हैं और इनकी येलो ड्रेस भी पिंक हो जाती है, और 1:01 पे ये जो पिंक निकल रहे थे उनके साथ ये वाले पिंक भी निकल जाते हैं। अब ये पूरे निकल गए। अब हम आ गए इधर पर। अब जैसे ही 1:02 हुआ, वैसे ही ये वाले पिंक ड्रेस के बच्चों ने एक चुटकी बजाई और मैजिक छड़ी से ये भी येलो पिंक हो गया, तो ये भी इस पिंक के साथ में बाहर निकल गए, ठीक है। 1:03 हुआ, 1:03 पे ये जो पिंक थे, उन्होंने इसको भी पिंक कर दिया। अब इसको भी पिंक कर दिया, मतलब पिंक वाले तो 1 और 2 समय के हैं, और ये येलो वाले सिर्फ 1 ही बचे, ठीक है। अब ये भी समय आगे क्रॉस हो गया। अब जब यहाँ पर, अब अभी हमारे पास 1:03 है और 1:04 है, ये 2 समय है हमारे पास। 2 समय में येलो वाले कितने बचे, ओनली 1 समय वाले, और पिंक वाले कितने बचे, 2 समय वाले, ठीक है। जैसे ही लास्ट समय आया, लास्ट समय 1:04 का जो समय आया, तो उस समय पे इन्होंने चुटकी बजाई और ये भी पिंक हो गए। तो जब लास्ट समय आया, तो लास्ट समय में जो निद्रा दिक थी वो तो 0 हो गई, और जो पिंक थी मतलब दर्शनावनी चतुष्क, वो 1 ही समय की बची, मतलब येलो का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। अब येलो 0 समय की बची, येलो 0 समय की बची मतलब एग्जिस्टेंस खत्म है। तो लास्ट समय पे पिंक का एग्जिस्टेंस, मतलब लास्ट समय पे दर्शनावनी चतुष्क का एग्जिस्टेंस होता है, निद्रा द्विक का एग्जिस्टेंस नहीं होता। अगर लास्ट समय पे नहीं होता तो क्या सेकेंड लास्ट समय पे था, तो हाँ, सेकेंड लास्ट समय पे 1 समय बचा था, पर लास्ट समय में वो भी कन्वर्ट हो गया। अभी क्लियर हुआ है? मतलब निद्रादिक 1 समय पहले थी और 1 समय बाद बाहर निकल गई। हाँ, लास्ट समय में वो नहीं है, 1 समय पहले थी। लास्ट समय क्यों नहीं है, क्योंकि वो लास्ट समय में दूसरे प्रकृति के रूप में हो गई। अब वो पिंक वाली कहला गई, उसके प्रदेश थे उस समय के, चौथे समय के प्रदेश थे, लेकिन वो दूसरे प्रकृति के रूप में कहला गए, उस रूप में नहीं बचे। प्रदेश रहते हैं पर उस रूप में नहीं रहते। ठीक है। जय ठीक है, जिनेन्द्र। और कोई डाउट है? हाँ जय जिनेन्द्र, मेरा एक डाउट है। हाँ, हाँ, नवे गुणस्थान के अंतिम समय में कुल बंध योग प्रकृति कितनी है? नवे गुणस्थान के अंतिम समय में कुल बंध योग प्रकृतियां कितनी है? कुल बंद हो गया, आप निकालिए कितनी होनी मैंने चाहिए। 5 निकाली है। कैसे होंगी, अंतिम समय की बात कर रहे हैं। तो आपने आपने आंसर दिया है 18। वो तो हाँ 18 तो वो तो 1 से 10 में है ना। हाँ, तो 1 से 10 में क्या 9th का अंतिम समय नहीं आता? 9 का अंतिम समय रहता है क्या वो ठीक। 9th का अंतिम समय तो आएगा ही ना उस बीच के ड्यूरेशन में। उसको ऐड करके क्या, ये सब एक बार हाँ, समझा दीजिए ना हाँ, कैसे। उसको ऐड तो करना ही पड़ेगा ना। देखो, अगर वो प्रकृति है, अगर वो प्रकृति है, वो प्रकृति क्या बोला है कि वो इस समय से लेकर इस समय तक है, ठीक है। इस समय से लेकर इस समय तक वो प्रकृति हर समय बंध रही है। जिन जो प्रकृतियों, शेष प्रकृतियों की हम बात करते हैं, ज्ञानावर्णी 5, दर्शनावर्णी अंतराय वर्णी की 9, ना, अंतराय, 10 नंबर की 4 आएगी ना, 9 आएगी। बंध की बात कर रहे हैं ना, निद्रा हाँ पंचक तो बंध ही नहीं है। कितनी हो गई है?
बंद तो 4 ही होगा ना। हाँ 4। अच्छा 90 में 4+1 5 का होगा, नहीं उदय रहता है ना 5 का। हाँ 4 का होगा। 4 का रहेगा। 4 अच्छा होगा। अच्छा ठीक है, ध्रुव बंदिनी है, बट निद्रा द्विक का बंद 8th गुण स्थान में रुक गया था, और चार क्या नदी का नदी का 30 दूसरे में दर्शन चतुष्क रहेगा। दूसरे तक था। ठीक है, तो ये 5 हाँ प्रकृति हट गई हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास दर्शनावली 4 बची। तो 4 1 से 10 एक बार के लिए, ठीक है, एक हाँ ठीक है, इसी को 1 से 10 ही मान लेते हैं। ज्ञानावली 5, दर्शनावली 4, और अंतराय 5, और फिर यश कीर्ति नामकरण यश और आशुगोत्र। वेदी में आयुष्य एक कोई बनती नहीं है, आयुष्य कोई मोहिनी बनती नहीं है। एक बार आयुष्य कोई बनती नहीं है, नामकरण की प्रकृति 8 में हटी गई है, और गोत्र कर्म हमने ले ही लिया है, और वेदनी कर्म में 7 वेदनी और 7 वेदनी में से ओनली 7 वेदनी बच गई। वेदी। ठीक है, और फिर 7 वेदनी छठे पे चली गई, और ज्ञानावनी दर्शनावनी अंतराय की हमने बात कर ली। मोहनी कर्म की बात करें तो मोहनी कर्म में 9th गुण स्थान तक 1 से 9 तक रहती हैं। ठीक है, तो 1 से 9 9th गुण स्थान के अंतिम समय में क्या बंधती है? संज्वलन, लोभ। संज्वलन, लोभ। अंतिम समय की अगर हम बात करें तो एक बार हम संज्वलन लोभ को लेके चलते हैं 1 से 9 में। हाँ अब 1 से 9 में। ये जो प्रकृति है ये 1 से 10 वाली है, तो इस बीच सभी में बनती है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की प्रकृति की बात कर रहे हैं। ये 1 से 10 में हर समय बनती है, तो हर समय में ये 10वां गुण स्थान है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, और ये है 9वें का अंतिम समय। तो अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक हर समय बोल रहे हैं, तो 9वें के अंतिम समय में भी तो ये बंध ही रही है। और अगर 9वें के अंतिम समय में ये बंध रही हैं, तो ये 14, 15, 16, 17, ये 17 प्रकृतियों को तो हमको लेना ही पड़ेगा। और उसके साथ साथ में, क्योंकि ये 9th गुण स्थान का लास्ट समय है, इस पे संज्वलन लोभ का बंध विच्छेद होता है, विच्छेद के समय पे उसका बंध होता है, तो इसीलिए मोहनी कर्म की एक प्रकृति संज्वलन लोभ को भी हमको लेना पड़ेगा। तो ये 17 और एक 18 हो जाती है। ये 18 प्रकृतियों का बंध 9th गुण स्थान के लास्ट समय रहता है। ठीक है। ये 53 का प्राप्ति के 20 बोल भी आ सकते हैं क्या? परिशिष्ट भाग नहीं आएगा अभी। अच्छा, थैंक यू। अनुश्री जी, हाँ ये सत्ता विच्छेद वर्ड नहीं है ना? सत्ता विच्छेद का कुछ लिखा हुआ नहीं है, सत्ता क्षय लिखा हुआ है। सत्ता विच्छेद कहीं बोलकर शब्द नहीं दिया गया ना सत्ता के प्रकरण में? सत्ता विच्छेद वर्ड दिया नहीं, क्योंकि वहां तक सत्ता होती है ऐसा बोल के हाँ छोड़ दिया। ऐसा छोड़ या फिर हाँ, समझना ये है, वो अंडरस्टूड हाँ, पॉइंट है कि वहां पे हाँ, ये मतलब वर्ड नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं बोलूँ कि वर्ड नहीं दिया। आपने बताया था कि सत्ता विच्छेद है, वहां तक सत्ता है, और उसके अगले समय में सत्ता क्षय है, ये आपने बताया था। हाँ ये इसमें बुक में कहीं वर्ड नहीं दिखा मेरे को सत्ता विच्छेद। हाँ, तो हो भी सकता है, नहीं हो। बाकी हाँ या असल में बहुत सारे, मतलब जैसे उस दिन आंटी ने कहा कि भी संयोजना वर्ड भी नहीं, पर ये सब है तो ना, एग्जिस्ट तो करते हैं ये वर्ड, हाँ हाँ उसी तरह हाँ, से बताया गया है। तो अब हो सकता है इस बुक में उस तरह से नहीं दिया हो, तो वो वर्ड ना दिया हो, मतलब ये, क्योंकि इसमें बहुत मोटे मोटे रूप से ये इस बुक में जितना सिंपल तरीके से बता सकते हैं उतना सिंपल तरीके से एक्सप्लेनेशंस हैं। जैसे 13वें 14वें गुण स्थान में सत्ता विच्छेद कितना होएगा? 13वें 14वें में सत्ता विच्छेद कभी भी मोर देन 1 समय नहीं होता। अगर आपको सत्ता विच्छेद की बात करनी है तो कोई एक समय को पकड़ना नहीं, पड़ेगा। कितनी प्रकृतियों का होगा ना? कहाँ पे, कब की बात कर रहे हो? 14वें गुण स्थान में 85 लिखे। 14वें गुण स्थान कौन सा समय? अच्छा, द्विचरम में तो 85 होंगी ना? 72। है? द्विचरण में अगर सत्ता विच्छेद बोलेंगे, विच्छेद मतलब लास्ट हाँ। समय की सत्ता, तो लास्ट समय की सत्ता 72 प्रकृतियों की होती है। अच्छा, द्विचरम में 72। हाँ, टोटल और कितने प्रकृतियों की सत्ता है, टोटल कितनी हाँ, प्रकृतियों की सत्ता है, तो हम 85 बोल रहे हैं। अच्छा, और 13वें गुण लेकिन स्थान में 13वें गुण स्थान में तो वही 72 यही ही रहेंगी, 85 ही रहेंगी 85 पूरी। ही आएंगे ना? हाँ, और 85 पूरी की पूरी रहेंगी। लास्ट समय में 14वें में 12। 13 है। 13 है, हाँ, मतलब 13 13 की सत्ता हो सकती है, एक समय पे एक ही की सत्ता होगी, इसीलिए 12। पर सत्ता योग्य प्रकृतियों को काउंट करें तो दोनों काउंट करेंगे। ठीक है, ठीक। और डाउट है? नहीं, वो सत्ता में 8वां 9वां 10वां गुण स्थान समझना था।
सत्ता में आठवां, नौवां, दसवां। दसवां। अच्छा, आठवां गुण स्थान में पहले ये देखना कि ये क्या श्रेणी का गुण स्थान है। अब आठवां, नौवां, दसवां में दो टाइप की श्रेणियां शपक। होती है, उपशमक श्रेणी हम्म। होती है और शपक श्रेणी होती है। अगर हम हम्म। उपशमक श्रेणी की बात करें तो आठवें, नौवें, दसवें में जो भी पहले बात, दोनों प्रकार की श्रेणियों में रूल क्या रहता है कि उसमें आयुष्य अगर है तो देवायु या मनुष्य आयु सत्ता में होनी चाहिए, और अगर मतलब नरक आयु, तिर्यंश आयु सत्ता में नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम कंपलसरी यहाँ पर हटा देंगे। इसमें जो सत्ता योग्य प्रकृतियां हैं उसमें हटा देंगे। और उसके अलावा जो अनंतानुबंधी चतुष्क है वो भी सत्ता में नहीं होना चाहिए, ना तो वो शायिक सम्यक्त्वी के सत्ता में रहता है, ना द्वितीयोपशम वाले के सत्ता में रहता है, तभी वो श्रेणी चढ़ पाते हैं। तो A4 और नरक आयु, तिर्यंश आयु की सत्ता को हम यहीं पे से माइनस कर देंगे। ठीक है, यहीं से ही माइनस कर दिया हमने ये 6 प्रकृतियों की सत्ता को। अब जब यही तो फिर अब इन प्रकृतियों में कितनों की सत्ता कंपलसरी होगी और कितनों की सत्ता की भजना है। तो कितनों की भजना है वो देख लें पहले, कि अगर आयुष्य भी है तो हम बोलते हैं कि आयुष्य में वो अगर देवायु, पहली बात तो है कि अबद्धायु हो सकता है, पर अबद्धायु है, अगर आयु बांधी तो देवायु होनी चाहिए। अबद्धायु के भी मनुष्य आयु तो होगी सत्ता में, क्योंकि वो बुद्धिमान आयु है, तो मनुष्य आयु की तो नियमा होगी, लेकिन देवायु की भजना हो जाएगी। अबद्धायु भी हो सकता है, देवबद्धायु भी हो सकता है, इसीलिए देवायु को भजना में डाल दिया। अब जीव, अच्छा। ये जो आहारक, चतुष्क और तीर्थंकर को हम बोलते हैं, आहारक, चतुष्क और तीर्थंकर को बोलते हैं कि ये प्रकृतियों के लिए तो क्या रहता है, हर जीव में रहती नहीं है ये प्रकृतियां, वैसे ही भजना होती है। उसके बाद अगर 8, 9, 10, 11 वाले उपशम श्रेणी वाले अगर द्वितीयोपशम वाले हैं तो सत्ता में दर्शनत्रिक रहेगी उपशम अवस्था में, और अगर शायिक सम्यक्त्वी हैं तो दर्शनत्रिक नहीं होगी क्योंकि क्षय हो चुका है। इसीलिए दर्शनत्रिक उपशम या क्षय दोनों अवस्था हो सकती है, मतलब सत्ता हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, तो भजना में ही। तो ये 4 + 1 5 तो भजना वाली है ही। उसके अलावा दर्शनत्रिक और देवायु को भी हम जब भजना में ले लेते हैं तो टोटल 9 प्रकृति की भजना है। 142 - 9 133 प्रकृति की नियम है। ठीक है, अब जब शपथ श्रेणी की बात करेंगे तो शपथ श्रेणी के लिए वो कंपलसरी रूल तो ये रहेगा जो दोनों श्रेणी में A4 की भी सत्ता नहीं होनी चाहिए और नरकायु, तिर्यंश आयु की भी सत्ता नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि ये शपथ श्रेणी है तो इसमें अबद्धायु ही होगा कंपलसरी, इसीलिए देवायु को भी हम हटा देते हैं यहाँ से, मतलब सत्ता योगी में से ही हटा देंगे। ठीक है, तो नरक आयु, तिर्यंश आयु, देवायु तीनों आयु हटा दी हमने। उसके बाद A4 तो हम हटा ही रहे थे, चाहे द्वितीयोपशम हो चाहे शायिक वाला हो। पर शपथ श्रेणी का आरोहण कौन करता है? ओनली शायिक सम्यक्त्वी। ओनली शायिक सम्यक्त्वी करता है, मतलब क्या हुआ कि उसके पास A4 तो वैसे भी नहीं थी, लेकिन सम्यक वेदनी, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की भी नहीं होनी चाहिए। तो पूरा D7 की सत्ता नहीं होगी, चारों आयुष में से तीनों आयुष की सत्ता नहीं होगी, सिर्फ बुद्धिमान आयु की सत्ता है, क्योंकि वो अबद्ध जीव है। तो ऐसे ये 7, 8, 9, 10 प्रकृतियों को माइनस कर देंगे तो 138 सत्ता योग्य प्रकृतियां बची। 138 सत्ता योग्य प्रकृतियों में से आहारक, चतुष्क, तीर्थंकर की तो वैसे भी भजना है कंटिन्यूअस। और उसके अलावा हम क्या बोल रहे हैं, ऊपर वाली उसमें हमने बोला था कि वो बद्धायु है या नहीं है। तो यहाँ पर मतलब अगर बद्धायु होता तो हम देवायु को लेते सत्ता में, नहीं होता तो नहीं लेते, पर यहाँ तो हमने कंपलसरी उसकी मनाही कर दी है, तो हमको यहाँ पे भजना में लेना ही नहीं पड़ेगा। उसके बाद फिर दर्शन त्रिक के लिए बोल रहे थे कि द्वितीयोपशम होता तो उपशम अवस्था होती, शायिक होता तो क्षय हो गया। यहाँ पे तो कंपलसरी शायिक है, उसका क्षय हो चुका है, सत्ता में होना नहीं होना वाली बात ही नहीं उठती है। तो यहाँ पे सिर्फ आहारक, चतुष्क, तीर्थंकर, नामकर्म सत्ता में भजना है, बाकी 138 में से 5 माइनस करने पे 133 की नियम। 133। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो 8वां गुण स्थान है, 2 8वें गुण स्थान वर्ती जीव है। चलो मैं हाथों हाथ एक क्वेश्चन पूछती हूँ। 8वें गुण स्थान वर्ती जीव है, 2 8वें गुण स्थान वर्ती जीव है, क्या उन दोनों जीव में सेम नंबर ऑफ सत्ता की एग्जिस्टेंस रह सकती है? मतलब नियमा में या भजना में? मैंने सिर्फ इतना बोला, रह सकती है क्या? रह सकती है, रह सकती है ना। नंबर ऑफ ये सत्ता की भजना, एग्जिस्टेंस। भजना भजना नियमा नहीं रह भी पूछा मैंने, सकती है, हाँ या ना, नहीं हाँ या रह ना भी पूछा। सकती है, नहीं भी रह सकती है। 2 यदि 8वें गुण स्थान में तो दोनों उपशमक श्रेणी वाले हैं तो रह सकती है, और देखो एक उपशमक पहली बात, श्रेणी वाले। देखो कभी भी मैंने ये नहीं पूछा है कि रहती है, मैंने पूछा रह सकती है, हाँ या ना। हाँ
हाँ हाँ रह रह सकती सकती है, है, नहीं रह सकती। नहीं रह सकती, मैं पूछ रही हूँ कि हाँ रह सकती है या फिर नहीं रह सकती। रह सकते रह रह सकती है। सकती है ना। अब आप बताइए कैसे रह सकती है। वे उपशब्द श्रेणी वाला, अच्छा 148 प्रकृतियां है उपशम में, और इसमें 138 है। कोई भी दो जीव, एक बार ये बुक को साइड में रख दीजिए, एक रफ कॉपी या कुछ भी हो तो उसको हाँ हाथ में लेके अब आप लोग अपने आप से सोचिए कि कोई दो जीव हैं 8वें गुणस्थान वाले। अब दोनों जीव 8वें गुणस्थान वाले कोई दो जीव हैं, एक जीव में x नंबर ऑफ सत्ता है, मतलब x नंबर ऑफ प्रकृतियां हैं सत्ता में, तो क्या दूसरे जीव में भी उतनी ही सत्ता हो सकती है, उसके उससे ज्यादा नहीं हो सकती है, उससे कम नहीं हो सकती। ज्यादा कम दोनों हो 8वें सकती है ना, गुणस्थान का जीव। ज्यादा कम हो सकती है और ना। हाँ मैंने और वो मैंने भी ये रह भी बोल सकती दिया, है। हाँ मैंने ये भी क्लियर कर दिया, सॉरी पिछली बार क्वेश्चन में ये नहीं करा था कि दो 8वें गुणस्थान, मतलब मैंने इससे पेन से बता दिया, दो 8वें मतलब एक 8वां उपशमक वाला है, एक 8वां शपक वाला है। अब क्या उनमें सत्ता रह सकती है कंपलसरी, मतलब ऐसा बोल दें कि कोई दो जीव हैं, उन दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ सत्ता रह सकती है क्या। मान लो कोई एक जीव है आप और एक जीव मैं, मान लेते हैं मैं उपशमक श्रेणी का आरोहण कर रही हूँ और आप शपक श्रेणी का आरोहण कर रहे हैं, तो क्या हम दोनों की आत्मा में सेम नंबर ऑफ प्रकृतियां रहेंगी सत्ता में, रह हाँ सकती हैं। रह हाँ सकती है ना। रह सकती अब क्या कैसे रह सकती है वो बताइए। है। ये ऊपर वाली स्थिति में उसमें A4 और तिरंचायु नरकायु रहेगा ही नहीं ना ऑप्शन श्रेणी में। इसमें दर्शन त्रिक का 6 हो जाएगा ना, छपक श्रेणी में तो उसमें और उपसम रहेगा। रह सकती है, मैं बोलूं हाँ बोलिए। तो उपशम क्षयिक सम्यक्त्व वाला जीव है जो उपशम श्रेणी कर रहा है, तो उसके दर्शन त्रिक की भी सत्ता नहीं रहेगी, और यदि वो मतलब बदायु छपक नहीं है श्रेणी बोल तो रहे उसके हैं ना। देवायु की भी सत्ता नहीं होगी। उन्होंने छपक ऑप्शन श्रेणी का पूछा दोनों। और दीदी ने तीर्थंकर बोला नामकरण की एक भी सत्ता छपक नहीं है श्रेणी एक यदि उपसम श्रेणी। तीर्थंकर नामकरण की सत्ता की तो कोई बात नहीं है। हाँ तीर्थंकर नामकरण तो दोनों की सेम बात है, तो ये चारों प्रकृतियों की उनकी सत्ता नहीं रहेगी। एक बार फिर से क्लियर करिए ना क्या, और प्लीज एक बार ना जो आंसर दे रहे हैं सिर्फ उनको बोलने देना, क्योंकि आप लोग को उन्होंने मौका दिया था, फिर उन्होंने पूछा था कि मैं बोलूं क्या आंसर, तो अभी आप लोग दूसरे कोई नहीं बोलना, उनको बोलने दीजिए एक बार। यानी कि दो उपशम श्रेणी वाले यानी कि जीव हैं, जो ठीक कि है, वो छपक श्रेणी जो है, एक जो क्षयिक सम्यक्त्व में छपक श्रेणी करता है, एक ये बार कर रहा है। आपने दोनों जीव को क्या लिया है, दोनों जीव को उपशम वाला मत लेना। अच्छा, एक जीव उपशम वाला है और एक शप हाँ, तो एक जो उपशम वाला जो है उस जीव के दर्शन त्रिक की भी सत्ता नहीं है और वो अबधायु है, तो उसके देवायु की भी सत्ता नहीं है। तो अब मैं बताऊं, आप बताइए। देखो आप लोग ने जिन्होंने भी बोला ना कि रह सकती है, मैं बोलूंगी नहीं रह सकती। देखो आपने किस अपेक्षा से बोला होगा रह सकती है, कि हर एक चतुष्क की सत्ता वाला ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, या फिर ये भी है ये भी है, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तीर्थंकर के लिए भी वही केस हो गया। दर्शन त्रिक की यहाँ पर होना नहीं होना दोनों बात है, यहाँ पर भी होना, यहाँ पर तो कंपलसरी की नहीं होगी, ठीक है, तो यहाँ भी मान लेते हैं कि नहीं है, ठीक है, हमने यहाँ भी मान लिया यहाँ भी मान लिया कि दोनों में नहीं है। मतलब हमने क्या करा, यहाँ पे हर एक बार नहीं नहीं वाली हटा देते हैं, ना तो उसके पास, ना इस वाले के पास आहारक चतुष्क है, ना इस वाले के पास आहारक चतुष्क है, ना इसके पास तीर्थंकर है ना इसके पास तीर्थंकर है, इसके पास दर्शन त्रिक नहीं है, इसके पास भी दर्शन त्रिक नहीं है सत्ता में, ठीक है, ये देवायु है, इसके पास नहीं है, दोनों के पास नहीं है। इसके पास देवायु नहीं है और इसके पास भी देवायु नहीं है। एक ऑप्शन के पास मिनट, तो रहेगी हाँ ना। ठीक है, एक बार रुको, ये हो सकता है। देखो मैंने क्या लिया हुआ है, मेरा एक बार सुनना। हाँ मैंने मना कैसे करा, मैंने मना इस अपेक्षा से किया कि ये जो क्षयिक सम्यक्त्वी जीव है, ये अगर श्रेणी आरोहण करता और अगर ये अबद्धायु है, श्रेणी आरोहण कर रहा है, तो वो क्या है, हाँ नहीं हो सकती, सही है। अगर क्षयिक सम्यक्त्वी जीव अबद्धायु है, श्रेणी आरोहण कर रहा है, तो वो उपशमक श्रेणी आरोहण कर ही नहीं सकता, वो शपक श्रेणी आरोहण ही करेगा। ठीक बात समझ आ, सत्ता क्षय नहीं होती ना, हाँ उपशम होता हाँ, है। ठीक बात है। उपशम की बात नहीं, उपशम की बात नहीं, एक बार सुनो, देखो हम यहाँ पे उपशम की तो बात ही नहीं ले
रहे, इसको भी हाँ। शायक व्यक्ति मान रहे, तभी उसमें D3 नहीं है दोनों में। इसमें हारक चतुष्क भी नहीं है, तीर्थंकर भी नहीं है, यहाँ पर D3 भी नहीं है, दोनों में D3 नहीं है। पर इसके पास देवायु होना कंपलसरी है, इसके पास नहीं होगी। यही तो डिफरेंस है कि शायिक सम्यक्त्वी जीव अगर सत्ता में आयुष्य रखे हुए हैं, मतलब उनका चरम भव नहीं है और वो उपशम श्रेणी का आरोहण कर सकते हैं। पर अगर ये वाले शपक श्रेणीवर्ती जीव शायिक सम्यक्त्वी मतलब शायिक सम्यक्त्वी हैं, शपक श्रेणी आरोहण कर रहे हैं, तो इनके पास सत्ता में नहीं होगी। अभी आयु क्लियर हुआ? आयु की सत्ता नहीं होगी, देवायु की सत्ता नहीं होगी इसके कारण। हाँ, दोनों सेम देवायु नहीं है। इनमें देवायु की सत्ता होना कंपलसरी है हाँ। अगर ये शायिक सम्यक्त्वी है तो, उपशम अच्छा। श्रेणी का आरोहण कर रहे हैं तो। और इनके हाँ। पास तो नहीं होगी वैसे भी, क्योंकि लास्ट भव है। हम्म। तो ये ध्यान में रखना, अगर यहाँ पर देवायु बोल रहे हैं ना कि देवायु हो भी सकती नहीं भी हो सकती है, वो द्वितीय उपशम सम्यक्त्वी की अपेक्षा बोल रहे हैं। ये आप लोग नोट भी कर लो, यहाँ पे लिख लो, बेटर होगा कि देवायु की भजना क्यों बोली है 8वें 9वें 10वें 11वें में उपशम श्रेणी में। देवायु की भजना इसीलिए बोली है क्योंकि वो द्वितीय उपशम सम्यक्त्वी है, द्वितीय उपशम की अपेक्षा देवायु की भजना है। अगर वो शायिक सम्यक्त्वी है तो उसके पास तो कंपलसरी होनी ही पड़ेगी, वो नियमा में जाएगी फिर। बहुत अच्छा ठीक है, बताया। इसीलिए इन दोनों में एक जैसे नहीं, एक जैसे सत्ता नहीं रह सकती। हाँ, समझ गए समझ। तो दीदी इसमें कुछ में तो रह सकती है और कुछ में नहीं रह सकती ना, ऐसा? हाँ, कुछ में तो बात है। मेरा बस इतना पूछने का था, क्या इक्वल अमाउंट ऑफ रह सकती है? क्या दो जीव ऐसे हो सकते हैं जो हम बता ही नहीं पाए, इसमें भी इतनी सत्ता इसमें भी इतनी सत्ता है, हम बता ही नहीं पाए कि उपशमक श्रेणी आरोहण कर रही है शपक श्रेणी? नहीं, हम बताएं इसमें हम देवायु भजना में है, तो भजना में तो रह भी सकती नहीं भी रह सकती है, तो अगर अपन देवायु को हटा देते हैं तो रह सकती है ना? देखो, देवायु की जो मैंने भजना बताई है वो द्वितीयोपशम सम्यक्त्वी की अपेक्षा है, और ये वाला जीव शायिक सम्यक्त्वी होता है कंपलसरी। यहाँ पर भी अगर शायिक सम्यक्त्वी की बात करें तो उसके पास देवायु होना पड़ेगी, यहाँ वाले देवायु नहीं होती है शायिक सम्यक्त्वी के पास। समझ आया कि और कोई डाउट लग रहा है, कंफ्यूजन लग रहा है? नहीं, अभी हो जो गया। अभी जो डिस्कशन हुआ सभी को समझ में आ गया है? जी। हाँ, आ गया। यहाँ वाला आप लोग ये नोट भी कर लेना, अच्छा पॉइंट आ गया यहाँ पे अनुप्रेक्षा में कि अगर देवायु है, देवायु की भजना है, तो वो द्वितीयोपशम सम्यक्त्वी की अपेक्षा है। शायिक सम्यक्त्वी में उसकी देवायु की नियमा होगी अगर वो उपशम श्रेणी आरोहण कर रहा है तो, क्योंकि वो अबद्धायु होता तो उसका चरम भव होता। ठीक है, और कोई डाउट है क्या या फिर इतनी ये रखें? शुक्ल पाक्षिक अंतर मुहूर्त में मोक्ष जा सकता है? मतलब अभी शुक्ल पाक्षिक हुआ है, हाँ, जा सकता है अंतर मुहूर्त में कि शुक्ल दृष्टोन पाक्षिक बन अर्ध? के नहीं, शुक्ल पाक्षिक बन के अंतर मुहूर्त में नहीं जा सकता, क्योंकि शुक्ल नहीं जा पाक्षिक का मतलब ही वही होता है कि शुक्ल पाक्षिक बना है मतलब कंपलसरी देशोन अर्धपुद्गल परावर्तन। देशोन तो क्या, कंपलसरी अर्धपुद्गल परावर्तन पूरा काल। कृष्ण पाक्षिक वाला भी अर्धपुद्गल परावर्तन? अर्धपुद्गल परावर्तन या उससे कम शेष रहे तो शुक्ल पाक्षिक, या उससे कम? हाँ, उससे कम मतलब ये है कि वो जैसे अर्धपुद्गल की रेंज में आया वैसे ही वो मतलब जैसे अगर आपसे बोलेंगे कि आप 60 साल के हो गए तो आप सीनियर सिटीजन बन गए। अब आप 60 हो, 61 के हो, 62 के हो, कितने भी हो, वो उससे सब में आप सीनियर सिटीजन ही कहलाओगे। लेकिन 60 बनते से 60 बनते से हुए मतलब शुक्ल पाक्षिक बनते से ही आप शुक्ल पाक्षिक कहला जाओगे, उसके अंदर अर्धपुद्गल परावर्तन या उससे कम। हाँ, तो वही बात है, दोनों वही बात है। और कृष्ण पाक्षिक में भी अर्धपुद्गल कैसे बोल परावर्तन? कृष्ण अर्धपुद्गल तो उससे ज्यादा हो तो कृष्ण पाक्षिक। दोनों डिफरेंट चीज है ना, दोनों को सेम नहीं बोल सकते, अपोजिट है एकदम। और कोई डाउट है क्या? तो जैसे अभी शुक्ल पाक्षिक बना तो वो अर्धपुद्गल ले सकते हैं उसको, हाँ, है ना? ठीक है सा, कल एकदम उपयोग से एग्जाम देना। जो भी है आप लोग को सब आता ही है, जो नहीं आता उस क्वेश्चन को छोड़ ही देना। छोड़ देना मतलब उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना। आखिरी में अगर आपको लग रहा है कि आगे के क्वेश्चंस पढ़ते पढ़ते कुछ अनुप्रेक्षा करते करते आपको उसका आंसर आ जाए, कभी ऐसा होता है कि उस समय ध्यान नहीं आता, बाद में ध्यान आ जाए, नहीं भी आ रहा है तो तुक्का मार के आ जाना। बाकी ये ध्यान में रखना कि आप लोग को सब आते हैं। ये शिक्षाएं भी आएंगी दीदी?
कुछ कह नहीं सकते, ये आप लोग को आप प्रीति आंटी से पूछना था क्योंकि क्वेश्चन पेपर बनाने वाले वो हैं। मैं क्या कह सकती हूँ, कल की एक्सपर्ट क्लास में अगर परसों वाली में आप लोग पूछ लेते तो शायद वो आप लोग को क्लियर बता देते कि अभी मिड टर्म में आएंगी कि नहीं आएगी। बाकी इतने सारे चैप्टर्स की हैं तो मेरे को तो संभावना कम ही लग रही है कि वो दें, क्योंकि बहुत सारी दूसरी चीजें भी है ना पढ़ने की। हाँ, पढ़ने की बहुत सारी चीजें हैं और बुक भी 2 है, इसलिए पूछ रही थी। नहीं, पर इस बुक में तो शिक्षा है नहीं ना, इसमें तो सिर्फ एक ही लास्ट में शिक्षा है, बाकी द्वार में हर द्वार के बाद शिक्षा तो है भी नहीं वैसे भी। बस उसमें गुणस्थान के रूप में एक ही है, बाकी तो है ना। हाँ, इसमें एक है, बाकी इसमें 24 से 29 पांचों चैप्टर में है। 5 के 6 चैप्टर हो गए ना। तो अगस्त में फिर दोबारा पेपर होगा? अगस्त में फाइनल पेपर है। अच्छा, 1 से लेके अब वो आंटी ने क्या बताया मेरा उस दिन ध्यान नहीं गया था, बाकी 130 है शायद, 129 या 30 दोनों में से एक है। 30 तो क्या, 30 तो चैप्टर्स ही नहीं है टोटल, 29 तो चैप्टर्स हैं। ठीक है, आज इतना गुण ही निशान रखते हैं। स्वरूप से दीदी कितने मार्क्स का आ सकता है गुण निशान स्वरूप से? मेरे को कुछ नहीं पता क्वेश्चन पेपर रिलेटेड, क्षमा याचना, मेरे को अच्छा कुछ नहीं ठीक है, पता है। ठीक है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत 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 अच्छा पढ़ाती हो। आपने तैयारी बहुत अच्छी करवाई है, हम पता नहीं कितना कर पाएंगे। आप लोग पूरा अपने उपयोग से देना, वही सबसे बड़ा धन्यवाद है। आप लोग एग्जाम के टाइम घबराना मत, बिल्कुल ये सोचना कि मैं अनंत ज्ञान संपन्न हूँ, मेरे अंदर केवल ज्ञान एग्जिस्ट करता है और सब आ जाएगा। ठीक है, दीदी आज एक इतना ही रखते कंफ्यूजन हैं। रहता है कि जैसे अपन उदय और बंध और सत्ता, इनका शादी अनादि आदि सब एक में एक हो जाता है, कभी कभी कुछ सब कंफ्यूजन। जिस समय पे आप लोग क्वेश्चन पढ़ो ना, उस समय बस यही ध्यान रखना कि पूछना क्या चाह रहे हैं, उसको प्रैक्टिकली सोचना कि अच्छा ये जीव है, इसमें उदय पूछ रहे हैं, उदय पूछ रहे हैं हाँ, मतलब कि उसमें क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ऐसे अच्छा। देखना। उस समय पे कुछ और सोचना ही मत। अच्छा, हाँ, वही कंफ्यूजन है हो ना, रहा है और अभी, बंध मतलब है कर रहे हैं तो वो शुरू। बंध है मतलब प्रमत्त जीव है या फिर अप्रमत्त है, सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि, यही तो बेसिक पॉइंट्स हैं बंध होने और नहीं होने के, हाँ क्योंकि हाँ सबका हाँ बंध विच्छेद हमने एक रीजन से ही दिया था। जी। है ना, तो वो पॉइंट वापस कैसे होगी क्या? अब आगे जैसा भी रहता है, आप लोगों को आवश्यकता रही तो फिर हो भी सकती है, और कैसा क्या सिलेबस होता है आंटी से एक बार कंफर्म पूछ लेंगे तो एक बार पूरे सिलेबस का या तो रिवीजन ले लेंगे फिर। ठीक है। अहो धन्यवाद। आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रिय बने, अनासक्त बने, यत्नशील बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय याचना के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा याचना। ऑल द बेस्ट। बारम्बार जय जिनेंद्र। जय हिंद, आपसे भी बहुत सब धन्यवाद। थैंक यू मैम। जय